हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो यह चैप्टर लगभग 700 से 1200 ईस्वी के बीच भारत में उभरने वाले नए राजवंशों, साम्राज्यों, प्रशासन, युद्ध और दक्षिण भारत के चोल राज्य के बारे में बताता है। ठीक है। इस काल में कई स्थानीय शासक शक्तिशाली बने और उन्होंने बड़े बड़े राज्य स्थापित किए। तो बेसिकली वही सभी इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहला आता है नए राजवंशों का उदय। तो लगभग 700 ईस्वी के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए राजवंशों का उदय हुआ। इसमें प्रमुख थे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चालुक्य, पल्लव। ठीक है। इन शासकों ने युद्ध द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया, भूमि और व्यापार पर नियंत्रण किया और मंदिरों और अन्य निर्माण कार्यों को संरक्षण दिया। ठीक है। फिर आता है सामंत कौन थे। इस काल में राजा अपने अधीन छोटे शासकों और शक्तिशाली लोगों को रखते थे। इन्हें सामंत कहा जाता था। सामंतों को अपने राजा को उपहार देना पड़ता था, दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। समय के साथ कुछ सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया। ठीक है। फिर आता है नए शासक अपनी शक्ति कैसे दिखाते थे। नए शासक अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े युद्ध करते थे, विजय प्राप्त करते थे, महंगे और भव्य मंदिर बनवाते थे, प्रशस्तियां लिखवाते थे, बड़े बड़े उपाधियां धारण करते थे। ठीक है। वे अपने नाम के साथ महाराजा धीराज जैसी उपाधियां भी लगाते थे। ठीक है। फिर आता है राष्ट्रकूट का उदय। राष्ट्रकूट मूल रूप से दक्कन क्षेत्र से शक्तिशाली सामंत थे। उनके शासक दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक को हराकर स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट, राष्ट्रकूट थे, उनकी राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है। राष्ट्रकूटों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष किया, कला और साहित्य को संरक्षण दिया। ठीक है। फिर आता है कन्नौज के लिए संघर्ष। तो इस समय तीन शक्तिशाली राजवंशों के बीच कन्नौज पर जो शक्तिशाली राजवंश थे उनके बीच कन्नौज पर शासन के लिए, अधिकार के लिए आपस में संघर्ष चल रहा था। ठीक है। ये तीन वंश थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था सबके लिए? तो कन्नौज गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित था, इसलिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, व्यापक व्यापार और संचार के लिए भी महत्वपूर्ण था, इसलिए तीनों शक्तियां इस पर अधिकार चाहती थीं। फिर आता है चोलों का उदय। तो दक्षिण भारत में चोल एक बहुत शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे। चोलों का क्षेत्र मुख्यतः कावेरी नदी की घाटी में था। कावेरी नदी उपजाऊ थी, कृषि के लिए अनुकूल थी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है। फिर आता है विजयालय चोल। विजयालय चोल शक्ति को पुनः मजबूत किया। ठीक है। विजयालय ने चोल शक्ति को पुनः मजबूत किया। उन्होंने तंजावुर पर अधिकार किया। इसके बाद चोलों ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। फिर आते हैं राजराज चोल। राजराज चोल प्रथम चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार किया, एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया। उन्होंने तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। फिर आते हैं राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने पिता राजराज चोल की विजय की नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किया, गंगा नदी तक अभियान किया, समुद्री शक्ति को मजबूत किया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध बनाए। उन्होंने गंगेकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। ठीक है। फिर आते हैं चोलों की कृषि और सिंचाई। चोल राज्य में कृषि बहुत विकसित थी। कावेरी नदी की घाटी में उपजाऊ भूमि थी, नहरें बनाई गई, तालाब बनाए गए, बांध बनाए गए, इससे खेतों को पानी मिलता था, कृषि उत्पादन बढ़ता था, राज्य को अधिक कर प्राप्त होता था। ठीक है। फिर आता है चोल प्रशासन। चोल साम्राज्य में प्रशासन की कई इकाइयाँ थी। पहला हो गया मंडपम, सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र। फिर हो गया वलनाडु। मंडपम वलनाडु क्या है? मंडपम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। ठीक है। फिर नाडु कई गांवों का एक समूह और गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। फिर आते हैं चोलों के गांव का प्रशासन। तो चोल काल में गांव की सभाएं बहुत महत्वपूर्ण थी और सामान्य
गाँव की सभा, ठीक है। सभा ब्राह्मणों को दिए गए गाँव की सभा, ठीक है। तो मतलब पहले मतलब जैसे चोल जो मतलब साम्राज्य था, चोल का प्रशासन था, उसमें गाँव की सभाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे हो गया उर, उर क्या होता है, सामान्य गाँव की सभा, जो सामान्य गाँव की सभा होती है उसको हम उर कहते थे उस समय। फिर हो गया सभा, तो ये सभा क्या होती है, ब्राह्मणों को दिए गए गाँव की सभा, मतलब ऐसी सभा जो उसमें अधिकतर जो मतलब जो गाँव जो है ब्राह्मणों को दिए गए थे उनमें जो सभा लगती थी उसको सभा कहते थे। फिर हो गया नगरम, व्यापारियों और व्यापारिक समूहों का संगठन, इसको नगरम कहा जाता था। फिर आता है सभा की समितियां। चोल काल में सभाओं को विभिन्न समितियां मतलब चोल काल में सभाओं में विभिन्न समितियां होती थीं। ये समितियां सिंचाई, बगीचे, मंदिर, भूमि, स्थानीय प्रशासन से संबंधित कार्य देखती थीं। यह चोल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर आता है चोल मंदिर। चोल शासकों ने बड़े और भव्य मंदिर बनवाए। सबसे प्रसिद्ध मंदिर बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, इसका निर्माण राज चोल प्रथम ने करवाया। चोल मंदिर धार्मिक केंद्र थे, आर्थिक केंद्र थे, शिल्प और कला के केंद्र थे, शिक्षा के भी केंद्र थे, ठीक है। फिर आता है मंदिर और अर्थव्यवस्था। मंदिर को भूमि दान दी जाती थी, धन दिया जाता था, ठीक है, अनाज दिया जाता था। मंदिर के आसपास कारीगर, व्यापारी, पुजारी, किसान रहते थे और काम करते थे। इस प्रकार मंदिर आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, ठीक है। रहता है चोलों की कांस्य मूर्तियां। चोल काल की कांस्य मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से नटराज की मूर्तियां या भगवान शिव के नृत्य को दर्शाती हैं। चोल कलाकारों ने कांस्य मूर्तियां निर्माण मतलब चोल कलाकारों ने कांस्य मूर्ति निर्माण की कला में बहुत उन्नति की थी, ठीक है। फिर आते हैं चोलों की नौसेना। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, इसकी सहायता से उन्हें समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, ठीक है। श्रीलंका पर प्रभाव स्थापित किया, दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान किए, इससे चोलों की समुद्री शक्ति का पता चलता है। फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि सामंत, ये बड़े राजा के अधीन रहने वाला स्थानीय शासक या शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ठीक है। प्रशस्ति, राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख। त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच संघर्ष जो था वो त्रिपक्षीय संघर्ष था। नाडु, चोल प्रशासन में कई गांवों का एक समूह। सभा, ब्राह्मणों को दिए गए गांवों की सभा। नगरम, व्यापारियों का संगठन। नौसेना, समुद्र में युद्ध और सुरक्षा के लिए जो सेना थी उसको नौसेना का मतलब कहा जाता था। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। धन्यवाद।